स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। सेंट्रल जेल में पति ने फांसी पर लटकने से पहले अपनी आखिरी इच्छा में बीवी से सुहागरात की इच्छा जताई और उसकी इच्छा पूरी कर दी गई। जब वह कैदी जेल के अंदर ही बीवी से सुहागरात मनाने लगा तो ऐसा क्या हुआ कि जिसे देखकर सारे पुलिस वालों की चीखें निकल गई। मैंने कमरे में 2 खुफिया कैमरे लगा दिए थे। ये बहुत ही घटिया हरकत थी, मगर मैं अपने से ऊपर मौजूद लोगों के हाथों मजबूर था। लेकिन जेलर साहब की इच्छा थी कि मैं उस कमरे में कैमरे लगाऊं, जहां अब से कुछ देर बाद एक कैदी को उसकी बीवी से मुलाकात करवाई जानी थी। मुझे जेलर साहब की बात समझ नहीं आ रही थी कि पहले तो वह एक सजाए मौत के कैदी की ऐसी इच्छा मानने को बड़े आराम से राजी हो गए थे, जो बहुत ही अजीबोगरीब थी। और फिर उसके बाद उस कमरे में कैमरे लगवा कर तो उन्होंने हर हद ही पार कर दी थी। लेकिन जेलर साहब से हर किस्म के काम की उम्मीद की जा सकती थी। वह अक्सर ही रात के वक्त बैठकर शराब पिए जाते थे और उन्हें किसी बात का डर भी नहीं था। शायद उनका जो ओहदा था उसकी वजह से उन्हें किसी का भी डर नहीं था, मगर मुझ जैसे इंसान के लिए यह बात बिल्कुल भी नामंजूर थी कि कमरे में कैमरे लगाकर किसी भी पति पत्नी के बीच होने वाले मामले को देखा जाए। कैमरे लगाने के बाद मैं उस कैदी के बैरिक पर पहुंच गया, जहां वह अकेला बैठा था। मैं जब भी उसका चेहरा देखता तो मुझे अजीब सा एहसास होता। 2 दिन के बाद उसे सजाए मौत होने वाली थी और उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उसने कत्ल नहीं किया हो, बल्कि कोई अच्छा किया हो। उसके चेहरे पर मौत का डर बिल्कुल नहीं था और ना ही अपने किए पर कोई पछतावा। अब भी वह बहुत सुकून से बैठा था। मैं उसके पास जाकर पंजों के बल बैठा और उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे पूछा, क्यों भाई कैदी नंबर 570, तुम्हें मौत का डर नहीं है? हद है, तुम तो मरने से पहले भी अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाना चाहते हो। मेरी माने तो अपनी इस इच्छा से पीछे हट जाओ और ऊपर वाले को याद करो। मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस उसके चेहरे को देखता हुआ वहाँ से खड़ा हो गया। मैंने आज तक ऐसा सुकून किसी भी चेहरे पर नहीं देखा था। बस यही बात मुझे बार बार हैरान कर रही थी। मौत को सामने देखकर भी वो कैसे चैन से रह सकता है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी बीवी उस कमरे में जाए, लेकिन यह सब मेरे हाथ में नहीं था। उस कैदी की उम्र बस 28 साल थी। उसने अपने जिगरी यार का कत्ल किया था और उसी की मौत के जुर्म में वह यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि यह कत्ल उसने क्यों किया था, यह बात कोई भी नहीं जानता था। न उसने कोई वजह बयान की थी, बल्कि उसने खुद पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी थी और इस बात का खुलासा भी किया था कि वह कातिल है। लेकिन जब उससे कत्ल की वजह पूछी गई तो उसने अपनी ज़बान पर ताला लगा लिया। अदालत में भी उसने खुद स्वीकार किया कि वह कातिल है, मगर कत्ल की वजह तब भी नहीं बताई। और क्योंकि उसने खुद जुर्म कबूल किया था, इसलिए उसे सजाए मौत की सज़ा दी थी। उसकी बीवी से भी इस मामले पर काफ़ी पूछताछ की गई, लेकिन उसने साफ इनकार करते हुए यही कहा था कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसका पति कमलेश और उसका दोस्त नागेंद्र एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे और उनके बीच कोई ऐसा झगड़ा नहीं था कि जिसकी वजह से उसका पति उसका कत्ल करता। थोड़ी ही देर के बाद मुझे वायरलेस पर सूचना मिली कि कैदी नंबर 570 की बीवी आ गई है। यह सुनकर मैं कुछ परेशान हो गया। दरअसल मेरी परेशानी की वजह वह कैमरे थे। मेरी नज़र में यह बात बहुत ही घटिया थी कि जेलर साहब उन कैमरों की मदद से पति पत्नी के बीच होने वाले मंजर को देखेंगे, लेकिन मैं नौकरी के हाथों मजबूर था। इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने 5 लाख की रिश्वत खिलाई थी और अब जब सरकारी नौकरी मिल गई थी तो मुझे वही सब कुछ तो करना था जो बड़े मुझसे चाहते थे। अगर मैं उसके खिलाफ कुछ भी करता तो या तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाता या फिर मेरी नौकरी ही ख़त्म हो जाती। बस इसलिए मैंने उस वक्त भी अपने मुंह पर ताला लगा लिया था। जेलर साहब के हुक्म पर मैंने उस कैदी की बीवी को उस कमरे में पहुंचा दिया। उसकी बीवी तो बहुत ही जवान और खूबसूरत थी, मगर उसने खुद को घूंघट में छिपा कर रखा था। एक बार पल्लू छूटने पर ही मैंने उसका चेहरा देखा था। शायद वो पर्दा करके रखती थी। मैं सोच रहा था कि अगर जेलर साहब की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो यकीनन उनकी नीयत खराब हो जाएगी। वह औरतों के बड़े ही शौकीन थे और अक्सर ही रात को उनके कमरे में औरतों को लाया जाता था और वहाँ क्या होता था यह बात बिना देखे भी
मुझे मालूम थी। जेलर साहब के हुक्म पर कैदी नंबर 570 को इस कमरे में पहुंचा दिया गया और भेजने से पहले उन दोनों पति पत्नी की पूरी तलाशी ली गई ताकि कुछ गलत ना हो। आज तक कभी किसी कैदी ने ऐसी अनोखी इच्छा का इजहार नहीं किया था, इसलिए यह जेल में पहली बार हो रहा था और इस बात को गुप्त ही रखा गया था। जेलर साहब ने ना ही किसी से इजाज़त ली थी, ना ही इस बात को किसी के सामने बयान किया था और यह बात मुझे बाद में पता चली कि उन्होंने इस इच्छा को रद्द करने के बजाय पूरा करना जरूरी समझा। 2 पहरेदार उस कमरे के बाहर तैनात थे। कमरे के दरवाजे पर कोई लॉक या कुंडी मौजूद नहीं थी। उन दोनों को छोड़ने के बाद जेलर साहब के हुक्म पर मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वह लैपटॉप खोलकर बैठे थे। उन्होंने मुझे भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। मेरी उनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत थी। वो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। कहने लगे, आओ हम भी थोड़े मज़े करते हैं। और यह सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने कहा कि नहीं साहब, मैं जेल का राउंड लगा के आता हूँ, आप बैठिए। लेकिन वो ना माने और कहने लगे, तुम भी मेरे पास बैठ जाओ। मरने से पहले अचानक उस कैदी की अजीब और गरीब इच्छा ने मुझे मजबूर किया कि मैं देखूँ तो सही आखिर उसकी बीवी में ऐसा क्या है जो उसे मौत के वक्त अपनी बीवी से सुहागरात करने की इच्छा जागी। कुछ तो ऐसा होगा ना जो मरने से पहले भी उसे अपनी बीवी का साथ चाहिए। उसके मरने के बाद उसकी बीवी विधवा हो जाएगी। बेचारी गरीब औरत है, हम उसके खाने पीने का कुछ इंतजाम कर देंगे। यह कहकर जेलर साहब जोर से हंसे थे और उनकी हंसी में मौजूद मक्कारी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मैं जान गया था कि उनकी नीयत में कौन सी फितरत है जिसने उन्हें वो कैमरे लगवाने पर मजबूर किया है और उसकी वजह से उन्होंने ऐसी अनोखी इच्छा को पूरा किया है। वो इस वीडियो की मदद से बाद में उस औरत को ब्लैकमेल करके बड़े आराम से अपने गंदे मकसद हासिल कर सकते थे। और यह बात समझ में आते ही मुझे अपने आप से घिन आने लगी कि मैंने उनके कहने पर कैमरे क्यों लगाए। एक इज्जतदार औरत सारी ज़िंदगी उनके पैरों में रोने वाली थी। मैं खुद शादीशुदा था, इसलिए शायद हर बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। जेलर साहब ने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ बिठाया। उस स्क्रीन पर उस कैमरे के अंदर का मंजर नज़र आने लगा। बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे थे। वॉइस का ऑप्शन भी मौजूद था और उस कमरे में होने वाली हर बात भी हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी। जेलर साहब की नज़रें स्क्रीन पर जम गई। मैं कभी स्क्रीन पर नज़र डालता तो कभी शर्मिंदगी से सर झुका लेता। उस कैदी ने अपनी बीवी को हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाया था और उसके पल्लू को चेहरे से हटा दिया था। स्क्रीन पर उसकी बीवी का चेहरा नजर आते ही जेलर साहब अपनी गंदी जुबान से उस औरत की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और फिर स्पीकर से आती आवाज़ ने हम दोनों को ही चकरा कर रख दिया। वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मेरी नज़र भी स्क्रीन पर जम गई और फिर जो मंजर हमने देखा, हमारी चीखें निकल गई। उस कैदी की बीवी ने सुहागरात के दौरान ऐसी हरकत की जो शायद कोई भी औरत नहीं कर सकती। वो तो अपने पति से भी ज़्यादा ताकतवर निकली और देखते ही देखते उसने अपने पति को अब समझ में आया था कि उसके पति ने आखिरी इच्छा में अपनी बीवी के साथ इस तरह की इच्छा का इजहार क्यों किया था। जेलर साहब फ़ौरन उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा और जब हम कमरे में दाखिल हुए तो वो कैदी बिस्तर पर पड़ा था। उसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी और उसकी बीवी ने जल्दी से चेहरा छुपा लिया था। जेलर साहब ने आओ देखा ना ताओ उस औरत का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने कमरे में ले आया और मैं उस कैदी के पास खड़ा रह गया। वो चीखते हुए मुझसे पूछ रहा था उसकी बीवी को क्यों ले जाया गया, लेकिन मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि मैं जानता था कि अब जेलर साहब उस औरत के साथ कैसा सलूक करेंगे। जो कुछ उस औरत ने अपने पति के साथ किया था उसके बाद तो जेलर साहब उसे किसी भी सूरत में बख्शने वाले नहीं थे। मैंने उस कैदी को बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी उसके सामने बैठ गया और यह पहली बार था जब मैंने आज उसकी आवाज़ सही तरह से सुनी थी, वरना वह कभी बात ही नहीं करता था। मैंने उसे कहा कि अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ और तुमने ये गुनाह क्यों किया यह भी बता दो। उसने फिर खामोशी से सच छुपा दिया। तो मैंने उसे सख्ती से कहा कि जो कुछ भी इस कमरे में तुम दोनों पति पत्नी के बीच हुआ है वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हैं। अगर तुम अपने जुर्म की वजह नहीं बताओगे तो ये रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने पेश कर दी जाएगी। तुम्हारी बीवी की इज्जत है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे वह सब बता दो जिस वजह से तुम यहाँ हो, और यह बात भी बताओ कि तुमने क्यों अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर अपनी बीवी को यहाँ बुलवाया था।
रिकॉर्डिंग वाली बात सुनकर उस कैदी के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी पैदा हुई थी और फिर उसने धीरे धीरे हर बात बतानी शुरू कर दी। उसका नाम कमलेश था। बचपन से ही उसकी और नागेंद्र की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। उसके लिए उसका दोस्त उसकी ज़िंदगी था और अपने दोस्त के बगैर वो कभी कोई कदम नहीं उठाता था। दोनों दोस्तों ने न सिर्फ शिक्षा एक साथ हासिल की बल्कि एक ही कंपनी में नौकरी भी करने लगे। नौकरी कुछ बेहतर हुई तो घर वालों ने शादी के बारे में बात की और फिर उनके माँ बाप ने अपनी पसंद से ही उसके लिए एक लड़की का इंतज़ाम कर दिया। और इस तरह कमलेश की ज़िंदगी में उसकी बीवी रजनी आ गई। बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई और उनकी शादी पर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वह उसका दोस्त नागेंद्र था। रजनी अपने साथ अपनी अच्छी किस्मत भी लेकर आई और कमलेश का प्रमोशन हो गया। नागेंद्र उसी जगह पर रह गया जहां वो पहले था, क्योंकि नागेंद्र का ध्यान नौकरी से कहीं ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर था। शायद इसलिए वह तरक्की भी नहीं कर सका था। कमलेश की माँ दूसरे शहर बड़े बेटे के साथ चली गई। यहाँ कमलेश और उसकी बीवी रजनी रह गए थे और नौकरी पर ज़्यादा देर होने की वजह से कमलेश को घर के छोटे मोटे काम की दिक्कत होने लगी। क्योंकि नागेंद्र की प्रमोशन नहीं हुई थी इसलिए उस पर ऑफिस के कामों का दबाव भी ज़्यादा नहीं था। इसलिए कमलेश अपने घर के कामकाज उससे करवा लिया करता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर रजनी का रवैया धीरे धीरे बदल गया। वह हर वक्त परेशान नजर आती, कमलेश से बात करने से भी कतराती। उन दोनों के बीच अजीब सी दूरी पैदा हो गई थी और घर में भी खामोशी रहने लगी थी। कमलेश इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था कि रजनी किसी बात से परेशान है, लेकिन उसके पूछने पर भी रजनी ने कभी कोई जवाब ना दिया। और फिर एक दिन जब कमलेश ने सख्ती से रजनी से पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उसने ऐसी बात कही जो कमलेश ने कभी सोचा नहीं था। उसने बताया नागेंद्र उस पर बुरी नज़र रखता है और उसे परेशान करता है। और यह सुनकर कमलेश गुस्से में आ गया। उसे अपनी बीवी बहुत प्यारी थी, लेकिन साथ ही नागेंद्र से दोस्ती पर भी पूरा भरोसा था। वो कहने लगा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन रजनी का कहना था कि उसने खुद इस बात को महसूस किया है। कमलेश को रजनी की बात पर हरगिज़ भी यकीन नहीं आ रहा था और फिर उसने अगले दिन भी नागेंद्र को पैसे देकर कुछ खरीदने के लिए बता दिया, जो उसे ऑफिस से वापसी में खरीदते हुए रजनी के घर पहुंचाना था। नागेंद्र खुशी खुशी पैसे लेकर निकल गया तो कमलेश के दिल में भी यह बात आई कि उसे भी पीछे जाकर देखना चाहिए कि रजनी ठीक कह रही है या फिर उसे कोई गलतफहमी हुई है। नागेंद्र के पीछे जब कमलेश घर पहुंचा, उसके होशो हवास ठिकाने आ गए। कमलेश ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ही रुक गया। नागेंद्र और उसकी बीवी ड्राइंग रूम में बात कर रहे थे और उन दोनों की बातों ने कमलेश को हक्का बक्का कर दिया था। वो कह रही थी कि बस नागेंद्र, बहुत हो गया, अब तुम अपनी हद में रहो। और नागेंद्र उससे कह रहा था कि अगर सच में उसकी बात नहीं मानी तो वो ज़बरदस्ती अपनी हर हद पार कर लेगा। अब सच सामने था। रजनी जो कुछ भी कह रही थी वो सब कुछ सच था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों के सामने जाता। जिस दोस्त पर उसे इतना मान था, उस दोस्त पर भरोसा करके उसे अपने घर भेजा करता था, उसी दोस्त ने उसकी पीठ में खंजर घोंपा था। कमलेश उल्टे कदमों से घर से बाहर निकल गया। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे और कमलेश के दिल में एक आग सी जल रही थी। उसने अपनी बीवी रजनी को रहने के लिए मायके भेज दिया और खुद ऑफिस से वापसी में नागेंद्र को अपने साथ ले आया। वह नागेंद्र से जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जैसे ही बात उसने अपने दोस्त से पूछी तो उसके दोस्त ने जो कुछ कहा वह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसके दोस्त ने कहा रजनी के पहले भी कई लड़कों के साथ चक्कर थे, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। यह सुनकर कमलेश गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में अपने दोस्त को मारना शुरू कर दिया। उसने भी पलटकर हाथ उठाया तो कमलेश ने गुस्से में वहीं रखी फ्रूट काटने वाली छुरी उठाकर उस पर वार किया। और यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सीधे उसके हाथ की नस कट गई। कुछ ही देर में उसके दोस्त ने उसी कमरे में दम तोड़ दिया और जब कमलेश को होश आया तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके खबर दी, क्योंकि वह कोई मुजरिम नहीं था। वो खुद भी सदमे में था कि उसने ये क्या किया है। और फिर कमलेश ने खुद ही अपना गुनाह स्वीकार करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। 4 महीने केस चलने के बाद कमलेश को सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन हैरत की बात थी कि मौत की सज़ा सुनने के बाद भी उसकी आंखों से कोई आंसू नहीं गिरा था। वो बिल्कुल खामोश था
और एक बार उससे जेल में मुलाकात करने के लिए उसकी बीवी आई थी, लेकिन बहुत ही छोटी सी मुलाकात थी। और फिर कैदी ने मरने से पहले अपनी बीवी से सुहागरात की इच्छा का इजहार कर दिया। मुझे और जेलर साहब को लगा था कि शायद वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और इसलिए उसे आखिरी बार मिलना चाहता है, लेकिन स्क्रीन पर नज़र आने वाला मंजर तो कुछ और ही बयान कर रहे थे। जब उसकी बीवी उससे मिलने के लिए आई, उसने उसे अपने सामने बिठाया और उसे कहने लगा कि तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है। मैं जान गया हूँ कि गुनहगार मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम थी। यह कहकर उसने अपनी बीवी के कपड़े को उसके वजूद से खींचा और कहने लगा, तुम्हें खुद की इज्जत उछालने का बहुत शौक़ है, आज मैं तुम्हारी इज्जत लूटूंगा। और यह सुनते ही उसकी बीवी बोल पड़ी कि कल तुम्हें सजाए मौत होने वाली है। अगर तुम मेरे साथ यहाँ कुछ भी गलत करोगे तो तुम्हें फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। यह सच है कि मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारा दोस्त पसंद आ गया था, इसलिए मैं उसे अपनी तरफ बुलाने लगी, लेकिन वह हर बार तुम्हारी दोस्ती को बीच में ले आता और यही कहता कि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। वह तो तुम्हें मेरा सच बताना चाहता था। वह जानता था कि मेरे कई लड़कों के साथ संबंध रहे हैं और इसलिए मैंने डर के मारे तुम्हारे दिल में उसके लिए गलत बातें डालना शुरू कर दी, ताकि अगर वह कभी तुम्हें कुछ कहे तो भी तुम यकीन ना करो। मैं चाहती थी कि तुम उससे दूर रहो और तुम्हें मेरा सच पता ना चले, और जब तुम दोनों की दोस्ती में दूरी आती तो मेरे लिए नागेंद्र को हासिल करना भी आसान हो जाता। यह सुनते ही कमलेश ने उस पर हमला किया था और बदले में रजनी ने उससे भी ज़्यादा ताकत से उसे धक्का देकर मारना शुरू कर दिया। वह कमलेश से भी ज़्यादा ताकतवर निकली थी और यही सब कुछ सुनने और देखने के बाद मैं और जेलर साहब भागते हुए उस कमरे में आए थे और अब सही तरह से मुझे सारा पता चल गया था। मैंने फिर पूछा, लेकिन अपनी बीवी को तुमने यहाँ क्यों बुलवाया था? ये सुनकर कमलेश कहने लगा कि उस वक्त तो जज्बात में आकर मैंने दोस्त का कत्ल कर दिया था, लेकिन फिर जब मेरी बीवी मुझसे मिलने आई थी तो उसकी बातों से मुझे एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं वही गलत है। मैंने किसी को भी मेरे दोस्त की मौत के पीछे की वजह नहीं बताई कि मेरी बीवी की इज्जत खराब हो जाएगी, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मेरी बीवी ठीक नहीं है और फिर मेरे दिल में यह बात बैठ गई कि मरने से पहले सच्चाई ज़रूर जानूं। इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन अगर वह मेरे सामने आकर अपना सच स्वीकार ना भी करती तो भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैंने सुहागरात की बात की, क्योंकि इतने दिनों में मैंने जेलर साहब की फितरत को अच्छी तरह से समझ लिया था। मैं जानता था कि वो हम दोनों पति पत्नी को देखने के लिए यहाँ कैमरे ज़रूर लगवाएगा और इसी तरह मेरा सच कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। और मेरा यकीन बिल्कुल सही साबित हुआ है। जानता हूँ कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और हर बात कैमरे में रिकॉर्ड होती है। वो कहने लगा, मुझे सजाए मौत से नहीं बचना। मुझे अफसोस है कि मैंने अपने बचपन के दोस्त की बात पर यकीन नहीं किया। मेरी वजह से वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब मैं यह चाहता हूँ कि मेरी बीवी को भी इसके गुनाहों की सज़ा मिले। वही थी जिसने हम दोनों के बीच नफ़रत का बीज बोया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था। जेलर की फितरत को भांप कर उसने ये सारा खेल खेला था और वह कामयाब भी हो गया था। उसकी बीवी का असल चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और अब उसकी बीवी को भी सज़ा दी जा सकती थी, लेकिन ये सब कुछ जेलर के हाथों में था। मैंने कैदी नंबर 570 को वापस उसके बैरिक में भेज दिया। अगले दिन उसे सजाए मौत होने वाली थी। मैं वापस जेलर साहब के कमरे में पहुंचा तो उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं जानता था कि वह इतनी आसानी से अब उस औरत को नहीं छोड़ता। मैं खामोशी से वहां से हटकर जेल के राउंड पर निकल गया और सोच रहा था कि एक औरत कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर सकती है। अब तक रजनी ने ना जाने कितने लड़कों की ज़िंदगी ख़राब की थी और आखिर में उसने अपने पति को ही सजाए मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। यह सब कुछ करने के बाद वह खुद भी नहीं बच सकी। पता नहीं अब जेलर साहब कब तक उसे हवस का निशाना बनाने वाले थे। शायद वह भी यहाँ आने वाली औरतों की लिस्ट में शामिल होने वाली थी। इस जेल में नौकरी करते हुए मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी कि ज़्यादातर जुर्म जज्बात में आकर और सच जाने बगैर ही किए जाते हैं। इसलिए मैं यह बात ज़रूर कहूँगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को एक बार सच्चाई ज़रूर जाननी चाहिए। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले
तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।